गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है अध्याय 6 का वंशागति का आणविक आधार। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वंशागति आणविक आधार में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं डीएनए अर्थात न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो है एक कोशिका द्रव्य में केंद्रक में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ था, ठीक है, जिसका खोज जो है फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने मवाद कोशिका में किया था, जिसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग यदि पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज हम न्यूक्लिक एसिड का जो पार्ट 2 है उसको देखने जा रहे हैं। जब पिछले क्लास में बताए थे कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बताए थे कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक बताए थे कि डीएनए होते हैं और दूसरा जो होता है आरएनए। ठीक है, तो डीएनए जो बताए थे कि यह केंद्रक में पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, जबकि आरएनए जो होता है कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। तो इसके बारे में पिछला वीडियो में कंप्लीट से देखे हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं पूरी संरचना के साथ, जो कि एक वीडियो में कंप्लीट रूप से दिया गया है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मुख्य रूप से आरएनए के बारे में, जैसा कि आप लोग हेडलाइन में देख रहे हैं। ठीक है, आरएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरएनए क्या है? तो एक न्यूक्लिक एसिड है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारे चैनल बीके बायोटिच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, ताकि वैसे छात्र जो पढ़ाई करने में असमर्थ है या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो देख के वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और उन्हें किसी प्रकार का यदि डाउट है तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं, ताकि उस समस्या को मैं जल्द हल करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है आरएनए। ठीक है, आरएनए भी एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। आरएनए की संरचना भी आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको डायग्राम इसका ड्रॉ कर दिया हूँ। इस आरएनए की संरचना जस्ट लाइक इसी तरह से है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बात करने के पहले हम लोग इस चीज के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि आरएनए आखिर है क्या। ठीक है, तो आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि बताया कि न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है, इसलिए दोनों के नाम के अंत में क्या आएंगे? न्यूक्लिक एसिड आएगा। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोगों को पहले पता है, यदि नहीं जानते तो यदि जानते हैं तो कमेंट में आप लोग बताइए कि आखिर डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरएनए। ठीक है, तो आरएनए क्या है? एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करने वाला जो न्यूक्लिक अम्ल है वह आरएनए है। प्रोटीन कहने मतलब जैसे हम भोजन के द्वारा प्रोटीन जो प्राप्त करते हैं, जैसे दाल खाते हैं, मुर्गा मछली दाल या दूध खाते हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है उसका जो पाचन करने वाला है वह आरएनए है। तो आरएनए जो क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। कहाँ पे? हमारे शरीर में यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसकी संरचना डीएनए की तरह होती है। आरएनए की संरचना जो है बताए थे कि दो रचना होती है, दो रज्जु की बनी होती है, जबकि आरएनए की संरचना जो है एक रज्जु की बनी होती है और डीएनए की संरचना जो पीछे हम बता चुके हैं उसमें द्विरज्जु होता है, दो धागे जैसी बनी रचना होती है। अब यह क्या है? परंतु आरएनए की संरचना जो है डीएनए की तरह होती है, परंतु इसमें डिफरेंस यह है कि इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए, जबकि बताए थे कि डीएनए में उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? राइबोज शुगर तथा थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार हैं वह थायमिन नहीं पाए जाते, उनके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, जबकि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार थायमिन थे वह पाए जाते थे।
तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि आरएनए की संरचना में कौन से क्षार पाए जाते हैं। तो आप बताइएगा कि आरएनए की संरचना में जो पाया जाने वाला क्षार है, नाइट्रोजन क्षार, उसको यूरेसिल कहा जाता है। ठीक है, अब आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कोशिका के भीतर। तो यह हमारे कोशिका के कोशिका द्रव में तथा केंद्रिका में पाया जाता है। आरएनए जो है कोशिका के कोशिका द्रव में तथा केंद्रिका में यह पाया जाता है। लेकिन इसमें जो पाए जाने वाला न्यूक्लियोसाइड है, जैसे हम बताए थे कि डीएनए में जो है शुगर और नाइट्रोजन क्षार जब मिलते थे तो न्यूक्लियोसाइड बनता था। यहाँ पे शुगर और नाइट्रोजन क्षार जब मिलते हैं तो राइबोसाइड बनता है। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड बनता था, यहाँ पे क्या बनते हैं? राइबोसाइड बनते हैं। यह एक स्ट्रैंड की बनी रचना होती है। जैसे हम बताए हैं कि डीएनए जो है द्विकुंडलित होते हैं। डीएनए जो बताए थे 2 रज्जु की बनी हुई रचना होती है, डीएनए जिस तरह से बताए थे। जबकि यहाँ पे आरएनए क्या, यहाँ 2 रज्जु है, लेकिन आरएनए की संरचना में क्या है? 1 रज्जु की बनी संरचना होती है। ठीक है, अब यह जो है 1 रज्जु की बनी होती है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा घुरमा होता है, बहुत कुंडलित होते हैं, जिससे यह 2 रज्जु की जैसा दिखाई पड़ता है। एक ही रज्जु की बनी होती है, जैसे एक हो गया 5-3 और दूसरा 3-1 होता है, जिसमें एक ही रज्जु की बनी होती है। जो घुमावदार बहुत ज्यादा घुमाव या कुंडलित होने के कारण यह द्विगुणित या 2 रज्जु के जैसा यह दिखाई पड़ता है, जबकि लेकिन होता यह एक ही रज्जु का बना होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसका अनुभाग। जैसे डीएनए का अनुभाग आरएनए की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक से नहीं कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। लेकिन आरएनए की संरचना में जो इसका अनुभाग है डीएनए की अपेक्षा इसका अनुभाग क्या होते हैं? कम होता है। ठीक है, इसलिए डीएनए का अनुभाग जो है आगे ज्यादा होता है, आरएनए का अनुभाग कम होता है। इसका आगे हम वीडियो में देखेंगे कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कुछ जीवाणु भोजी, जिसको वायरस बोलते हैं, जीवाणु भोजी तथा पादप वायरस में आरएनए जो है आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। जैसे जीवाणु भोजी, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उसमें तथा जो पादप में वायरस पाए जाते हैं, वह आरएनए क्या करता है? उनमें आनुवांशिक गुणों को ले जाता है, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। जैसे डीएनए हमारा क्या होता है? आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, और डीएनए जो है आनुवांशिक गुणों के संचालक के साथ जीन के थ्रू क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाता है। तो वायरस ये और पादप में वायरस और जीवाणु भोजी जो होते हैं, यह आरएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो आरएनए है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली जो आरएनए होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के हो गए? तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड 3 प्रकार के होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो कहलाता है उसको हम बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं mRNA। ठीक है, तो आरएनए जो 3 प्रकार के हुए, ऐसे संदेशवाहक आगे हम डिटेल से बताएंगे, लेकिन यहाँ से समझ सकते हैं संदेशवाहक आरएनए मतलब होता है यह डीएनए से जो आनुवांशिक सूचना है उसको आगे ले जाने का काम करता है, क्योंकि आगे जाने बाद क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण होगा। तो आरएनए संदेशवाहक आरएनए जो है या मैसेंजर मतलब सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। दूसरा जो आरएनए होता है उसको बोलते हैं स्थानांतरण आरएनए। स्थानांतरण आरएनए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, या इसको शॉर्ट में बोलेंगे टीआरएनए। अब यह क्या करता है? एक जो अमीनो अम्ल के साथ एक एंजाइम होते हैं उसको दूसरे अमीनो अम्ल तक पहुंचाने का काम करता है, जिसके लिए एक एंजाइम के लिए एक अमीनो अम्ल होते हैं। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तीसरा जो आरएनए का टाइप हुआ उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं
राइबोसोमल आरएनए, इसको बोला जाता है शॉर्ट में आरएनए। तो आरएनए जो होंगे 3 प्रकार के, संदेशवाहक आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये आरएनए 3 प्रकार के हो रहे हैं, तीनों के बारे में हम डीपली रूप से देखेंगे, इसलिए आप लोग कहीं नहीं जाइए, हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अब देखते हैं कि आरएनए जो 3 प्रकार के हैं। तो पहला जो आरएनए है संदेशवाहक आरएनए, यह क्या करते हैं, तो यह जो है संदेशवाहक, यह डीएनए से संश्लेषित होने के बाद कोशिका द्रव में आता है। सबसे पहले क्या करता है कि जो एमआरएनए है यह डीएनए से जब संश्लेषित होते हैं तो कोशिका द्रव में आता है, और कोशिका द्रव में आने के बाद ये किससे जुड़ जाता है, राइबोसोम से जुड़ जाते हैं। हमारे शरीर के कोशिका के भीतर राइबोसोम एक कोशिकाएं हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। तो एमआरएनए क्या करता है, सबसे पहले इसका संश्लेषण तो डीएनए से होता है। एमआरएनए का जो संश्लेषण होता है डीएनए से होता है। जब डीएनए से संश्लेषण हो गया तो हमारे शरीर के कोशिका द्रव में आते हैं और उसके बाद राइबोसोम से जुड़ जाता है। ठीक है, और यह डीएनए की आनुवांशिक सूचना को ले जाता है। अब देखो राइबोसोम जो है एमआरएनए जो है डीएनए से संश्लेषित हुआ और आया कोशिका द्रव में, तो डीएनए से कोशिका द्रव में आया तो डीएनए से लेके आया क्या, तो लेके आया आनुवांशिक सूचना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आया, और अब यह सूचना लाने का काम करता है। तो जो भी सूचना को पहुंचाते हैं उसको क्या बोलेंगे, संदेशवाहक। सूचना पहुंचाने वाले या तो दूत बोलते, पुराने जमाने में लोग जो होते थे राजा के दरबार में दूसरे राजा को कुछ खबर लेकर आते थे तो उसको दूत कहा जाता है। वही क्या हो गया, यह डीएनए का दूत हो गया। इसलिए एमआरएनए को इसलिए सूचना लाने के कारण इसको संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। ठीक है, तो एमआरएनए जो है डीएनए का एक दूत है जो डीएनए से आनुवांशिक सूचना को कहां पे लाता है, कोशिका द्रव के राइबोसोम में लाता है, और यही राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो एमआरएनए का क्या काम था, यह जो है डीएनए से आनुवांशिक सूचना को ले आया। अब देखिए कि एमआरएनए की संख्या कितना होता है कोशिका द्रव में, तो इसकी संख्या जो कुल आरएनए का 5 से 10% ही होता है। ठीक है, हमारे शरीर की कोशिका में एमआरएनए की संख्या जो है कुल आरएनए का 5 से 10% होता है, और इसका अनुभार कितना होता है, तो एमआरएनए का जो अनुभार होते हैं 5 लाख से 10 लाख तक इसका अनुभार होता है। ठीक है, तो आप लोगों को एमआरएनए को समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका एमआरएनए का मतलब होता है संदेशवाहक। तो यह क्या करता है, संदेश को ले जाता है, कहां से ले आता है, कहां ले जाता है, तो डीएनए से लाता है और कहां ले जाता है, राइबोसोम तक ले जाता है। इसलिए ले जाने का काम कहां से हो रहा है, लाने का काम कहां से हो रहा है, डीएनए से कहां ले जा रहा है, राइबोसोम तक ले जा रहा है। इसलिए एमआरएनए को संदेशवाहक कहते हैं। एमआरएनए क्या करता है, संदेशवाहक कहा जाता है, संदेश को लाने का काम करता है। अब दूसरा जो आरएनए का टाइप है स्थानांतरण आरएनए, जैसे कि हम पीछे बता दिए, यह क्या करता है, अमीनो अम्ल को ले जाता है। अमीनो अम्ल क्या करता है, आगे ले जाएगा। अब देखिए इसका क्या है कि आरएनए, टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए, जिसको टीआरएनए कहते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण के समय प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण करेगा। तो राइबोसोम जब प्रोटीन संश्लेषण करेगा तो ठीक उसी समय विभिन्न अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव से राइबोसोम तक पहुंचाता है। जब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का करेगा तो टीआरएनए क्या करेगा, कोशिका द्रव से राइबोसोम तक पहुंचाएगा। किसको, अमीनो अम्ल को। क्या करेगा, अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव से कहां ले जाता है, राइबोसोम में। इसका काम था सूचना को ले जाना, और इसका काम क्या है, अमीनो अम्ल को ले जाना कहां से, कोशिका द्रव से राइबोसोम तक पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि ये भी कोशिका द्रव में होता है, ये भी कोशिका द्रव, लेकिन इसके पास जो अमीनो अम्ल है उसको ले जाता है राइबोसोम तक। ठीक है, एक प्रकार के टीआरएनए एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को ले जाता है, मतलब एक प्रकार के टीआरएनए केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को ले जाते हैं। इसलिए हमारे कोशिका द्रव में कई प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, तो कई प्रकार के अमीनो अम्ल को ले जाने के लिए कई प्रकार के टीआरएनए भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए यह जो है
कुल कोशिका में इसकी जो संख्या होता है 10 से 15% है। हमारे शरीर की कोशिका में टीआरएनए की संख्या जो है वह 10 से 15% होता है और इसका जो आणविक भार होता है 23,000 से 30,000 तक होता है। ये सब जो आपको बता रहे हैं इस चीज को आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करते जाइएगा कि एग्जाम में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, कि पूछे कि हमारे कोशिका में टीआरएनए का क्या प्रतिशत होता है, टीआरएनए का अनुभार कितना होता है, टीआरएनए के एक बार में कितने अमीनो अम्ल को ले जाएंगे। तो एक बार में टीआरएनए केवल एक ही अमीनो अम्ल को ले जाता है, एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को स्थानांतरित कर सकता है। आरएनए का जो तीसरा टाइप हो गया वह है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का जो तीसरा टाइप है राइबोसोमल, यह सबसे स्थिर प्रकृति का आरएनए है। मतलब कोशिका द्रव्य में डीएनए में जो आरएनए सबसे स्थिर प्रकृति का है वह आरएनए जो है आरएनए कहलाता है। ठीक है, यह राइबोसोम से हमेशा जुड़ा रहता है। यह राइबोसोम से क्या होता है, हमेशा जुड़ा होता है। यह राइबोसोम से जब हमेशा जुड़ा होता है यह प्रोटीन संश्लेषण लगातार करते रहते हैं। अब इसकी संख्या कितना होता है राइबोसोम में, तो राइबोसोम जो होते हैं आरएनए, इसके कुल आरएनए का 80% होते हैं। आरएनए जो होता है कुल आरएनए का 80% होता है। कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाते हैं। और आरएनए का जो आणविक भार होते हैं 35,000 से 1,10,000 तक इसका अनुभार होता है। तो इस चीज को आप बहुत फोकस ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में अक्सर इसको पूछते रहे हैं। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और अगर सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे याद रखने की चीज है यार कि जो तीनों प्रकार के आरएनए बताए, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए, इन तीनों में सबसे अधिक जो क्रियाशील आरएनए होता है वह आरएनए होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं इन तीनों प्रकार के आरएनए में सबसे महत्वपूर्ण आरएनए कौन सा होता है या सबसे अधिक क्रियाशील आरएनए कौन होता है, तो बोलेंगे कि राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं या सबसे अधिक क्रियाशील आरएनए होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को देखें कि राइबोसोम क्या है, आरएनए क्या है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं आरएनए की संरचना में, जैसा कि आप बगल में डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह आरएनए एक संरचना है। ठीक है, अब इस संरचना में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से यौगिक जुड़ के एक बंधन बनाता है, तब जाके आरएनए बनते हैं। और आरएनए जब बनते हैं तो यह क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग अभी इस चीज को नहीं जान रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं इसे पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप बताइए कि आरएनए जो है कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में या केंद्रिका में, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं आरएनए की संरचना। आरएनए की संरचना जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरएनए जो है एक कुंडलित धागेनुमा रचना है। लेकिन यह याद रखिएगा कि आरएनए जो होता है केवल सिंगल स्ट्रैंड होते हैं या एक रज्जु की बनी होती है। कुंडलित होने के कारण या द्विगुणित या द्विरज्जु जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन होता केवल एक रज्जु। अब इसकी संरचना में क्या क्या यौगिक होते हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो आरएनए की संरचना जो है, आरएनए की संरचना, आरएनए की संरचना, ठीक है, आरएनए की संरचना क्या है, आरएनए की संरचना में, आरएनए की संरचना में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से जुड़ा होता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है कि बाहर से यह फोस्फेट शर्करा तथा फोस्फेट के द्वारा जबकि अंदर
अंदर की ओर इसमें नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब आरएनए की संरचना क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जो बाहर से फॉस्फेट और शर्करा के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि अंदर जो है नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। यह एक रज्जु की बनी संरचना होती है। यह एक रज्जु की बनी रचना होती है। यह एक रज्जु की बनी रचना होती है, ठीक है। अब देखिए, एक वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया, रॉबर्ट हेले ने 1968 में आरएनए की संरचना का अध्ययन किया, ठीक है। रॉबर्ट हेले ने 1968 में ईस्ट जान रहे हैं, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, तो इसके एलेनिन टीआरएनए की संरचना का अध्ययन किया, ठीक है। मतलब रॉबर्ट हेले ने 1968 में एलेनिन टीआरएनए की संरचना का अध्ययन किया, तो बताया कि इसकी रचना क्लोवर के पत्ती के जैसा होता है। क्लोवर के पत्ती के जैसा होता है, ठीक है। मतलब रॉबर्ट हेले ने 1968 में टीआरएनए की जब संरचना का अध्ययन किया, बता रहे थे कि रॉबर्ट हेले ने 1968 में टीआरएनए की संरचना का जब अध्ययन किया, तो इन्होंने बताया कि यह जो है कैसा है, क्लोवर के पत्ती के जैसा। और उन्होंने बताया कि क्लोवर के पत्ती के जैसा है, और क्लोवर के जो टीआरएनए की संरचना में है, उनमें कुल 80 नाइट्रोजन बेस पेयर के जोड़े होते हैं, जो इस तरह से ए और एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन साइटोसिन के साथ और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा से जुड़े होते हैं। तो इसके बारे में जो बताने वाला वैज्ञानिक था रॉबर्ट हेले ने 1968 में इस एलेनिन की संरचना का अध्ययन किया। इनके अध्ययन के बाद 1973 में एच.एस. किम नामक वैज्ञानिक ने टीआरएनए की त्रिविमीय संरचना का अध्ययन किया, और जब इन्होंने त्रिविमीय संरचना की अध्ययन किया, तो इन्होंने बताया कि टीआरएनए की जो संरचना है, इसमें 3 लूप हैं, जो कि इस तरह के दिखाई पड़ते हैं, जो आपको मैंने बना दिया डायग्राम में, ठीक है। और इन टीआरएनए के जो लूप हैं वह एल आकार के जैसा दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। टीआरएनए की संरचना में एल आकार के दिखाई पड़ते हैं, और इसकी मोटाई लगभग 20 एंगस्ट्रॉम है। तो इस तरह का जो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है टीआरएनए, और यह क्या करता है, एंटीकोडन है। यहाँ पे अमीनो अम्ल की व्यवस्था होता है, ये तीनों एंटीकोडन है, जो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल के साथ जुड़े होते हैं, जो स्थानांतरित सूचनाओं को अमीनो अम्ल को ले जाता है कोशिका द्रव के प्रोटीन राइबोसोम तक ले जाने का काम करते हैं। अब इस संरचना में बात देख लेते हैं कि जो आरएनए की संरचना है, एक रज्जु की बनी होती है, और इसके साथ क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और थायमिन के स्थान पे यहाँ पे यूरेसिल आ गया है।
एडिनिन जो है यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। इस तरह से एक रासायनिक यौगिक के साथ फॉस्फेट शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के यौगिक के साथ जुड़े होते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो शुगर होते हैं 5 कार्बन वाला राइबोस शुगर होता है, जबकि डीऑक्सी में बताए थे उसमें 5 कार्बन वाला डीऑक्सी शुगर होते हैं, जबकि आरएनए की संरचना में 5 कार्बन वाला राइबोस शुगर में यहाँ पे होते हैं, जो कि इस तरह से रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।